तो फिर हम दोबारा से आपके लिए एक वीडियो लेकर आ चुके हैं, जिसमें हम आपको आज इस चैप्टर को 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट कराने वाले हैं। प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए और कंप्लीट चैप्टर के नोट्स भी हम इस वीडियो के तुरंत बाद आपको दे देंगे, जो कि हमारी हैंड राइटिंग में होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि मैं पीछे वाले वीडियो में आपको करा चुकी हूँ, भारतीय बहीखाता प्रणाली अथवा महाजनी बहीखाता प्रणाली तक हम कर चुके हैं शायद से। हमने दिवालिया होने पर शीघ्र निपटारा तक सीख लिया है। आज हम आगे शुरू करते हैं। ठीक है, आज हम एक आदर्श बुक कीपिंग की प्रणाली के आवश्यक गुण क्या होते हैं वो हम आपको आज कराने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। वित्तीय लेखों की बहुत सी प्रणालियाँ प्रचलित हैं। व्यापार अपने हिसाब किताब तथा लेन देनों का विवरण लिखने के लिए एक ऐसी विधि अपनाना चाहते हैं जो सरल और वैज्ञानिक हो। एक अच्छी बुक कीपिंग प्रणाली में निम्नलिखित गुण होना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं, अगर कोई भी हम जानकारी या कोई भी नोट्स हम तैयार करते हैं तो हम उसे इस तरीके से तैयार करना चाहते हैं कि वो आधुनिक रूप से भी अच्छी हो और वैज्ञानिक रूप से भी वो बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। तो हम किन गुणों के आधार पर बुक कीपिंग करना चाहते हैं या बुक कीपिंग के आवश्यक गुण है क्या, आज हम उन्हें सीखेंगे। देखिए, जो इसमें पॉइंट नंबर आपका फर्स्ट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं सरलता। ठीक है, सरलता। तो बेटा, सरलता से आज से क्या होता है? बहीखाता प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिससे किसी भी समय कोई भी सूचना प्राप्त करने में अधिक समय ना लगे तथा उसके संचालन व समझने की विधि अधिक कठिन न हो। सरलता आज से हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो भी आप लिखी हुई जो आपकी जानकारी होती है, बुक कीपिंग जिस भी टॉपिक पे आपने की है, उसमें आप उन्हें या तो कोई जैसे कि पेज नंबर वगैरह हम डाल देते हैं, टॉपिक वाइज हमने ऐसी लिस्ट बना दी हो जिससे हमें तुरंत पता चल जाए कि उसकी जानकारी हमें किस पेज पे मिलेगी और हमें आसानी हो जाए। ठीक है, आपकी जो सेकंड पॉइंट है वो है पूर्णता। ठीक है, बहीखाता प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो समस्त उद्देश्यों की पूर्ति करती हो तथा जिसके प्रयोग से व्यापारी को कोई हानि ना पहुँचे। ठीक है बेटा, पूरा होना चाहिए। आपने ऐसा नहीं कर रखा हो कि आधी जानकारी लिखी हुई हो जिससे आगे जाके आपको ही कुछ कमियां देखने को मिल सकते हैं, इसलिए पूर्णता होनी चाहिए। आपको पूरी जानकारी लिखनी होती है। थर्ड पॉइंट आप देख सकते हैं, उपयुक्तता। बहीखाता प्रणाली व्यापार के स्वभाव व आकार के अनुकूल होनी चाहिए। मतलब कि जैसा आपका व्यापार है उसी के हिसाब से सरल या कठिन होनी चाहिए, ऐसा नहीं। आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि इनका एक रूल होता है, उसके हिसाब से ही आप इस कार्य को कर सकते हो। पॉइंट नंबर 4 देख सकते हैं, मितव्ययिता। ठीक है बेटा, बहीखाता प्रणाली व्यापार के सभी उद्देश्यों को पूरा करने के साथ साथ व्यापार के आकार के अनुसार होनी चाहिए, जिससे व्यापार का संचालन करने में अधिक व्यय न हो तथा उसमें सभी गुणों का समावेश हो। ठीक है, मितव्ययिता से आज से है कि आसानी या फिर सरलता भी आप, या फिर ये कह सकते हो कि दोस्ती वाला स्वभाव आपके व्यापार में लोगों के साथ होना चाहिए, जिससे जो भी व्यक्ति आपकी बुक कीपिंग करने का कार्य करता है वो आसानी से कर सके और सामने वाले को करने में मज़ा भी आए उस काम को करने में। जब तक देखो कोई चीज़ हम मन से नहीं करते वो सही नहीं हो सकती। तो अगर आप ऐसा काम दिल खुश होकर करेंगे तो आपको उस काम को करने में अच्छा भी लगेगा और वो काम भी अच्छा होगा। अब लास्ट पॉइंट है हमारा, निश्चितता। मतलब बहीखाता प्रणाली के नियम और सिद्धांत की निश्चितता होनी चाहिए ताकि उनके संबंध में कोई आशंका या गलतफहमी ना हो। निश्चितता का मतलब है आप जो भी जानकारी लिख रहे हैं वो सटीक होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ बातें अपने पास से उसमें ऐड की गई हों। अगर आप ऐसा करते हैं तो ग्राहकों का मन आपके व्यापार से हट सकता है। तो पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं बेटा। देखिए, पॉइंट नंबर 6 है शुद्धता। बहीखाता प्रणाली व्यापार की प्रतिष्ठा के लिए शुद्ध होनी आवश्यक है, जिसमें आयकर और बिक्री कर निर्धारण में कठिनाई ना हो तथा व्यापार को कोई भी क्षति ना उठानी पड़े। तो बेटा, आप इस बात से क्या समझते हैं? देखो, बहीखाता प्रणाली व्यापार की प्रतिष्ठा के लिए शुद्ध होनी चाहिए। मतलब कि आपके व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भी बहीखाता प्रणाली आपको अच्छी करनी पड़ेगी। अगर उसमें कोई त्रुटि पाई जाती है तो आप ग्राहक आपसे आपके
व्यापार से मन हटाकर किसी और के पास जाएंगे जिससे आपको ही लॉस होगा। ठीक है, शुद्धता होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, लोचकता होती है। ठीक है, वही खाता प्रणाली इस प्रकार की हो जो व्यापार की प्रगति के साथ साथ उसमें भी वृद्धि की जा सके, व्यापार के अनुकूल बिना किसी विशेष बाधा और व्यय के घटाया या बढ़ाया जा सके। ठीक है जी, लोचता होनी चाहिए। आप अपने हिसाब से उसमें जैसे प्रोडक्ट बढ़ा रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए एंट्री बनाने में भी, इस तरीके से लोचता होनी चाहिए। शीघ्रता, व्यापारी का समय अधिक मूल्यवान होता है। जैसा कि हम जानते हैं सभी का समय मूल्यवान होता है, लेकिन फिर भी व्यापारी के बारे में बात करते हैं तो व्यापारी का समय मूल्यवान होता है। अतः बही खाता प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिसमें किसी खाता विशेष को देखने तथा आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए कार्य को शीघ्रता से किया जा सके। आप इतनी सफाई, इतनी सरलता एवं समय के अधीन होकर आप उस कार्य को करें और उसे रखने की भी व्यवस्था ऐसी रखें जिससे आपको किसी भी चीज़ को ज़्यादा ढूंढना ना पड़े, वो आपको तुरंत अवेलेबल हो जाए। ठीक है बेटा, मुझे लगता है यहाँ तक मैं क्लियर कर चुकी हूँ। अब हम अगली हेडिंग पे आते हैं, बुक कीपिंग की प्रणालियाँ। तो पीछे हम आपको क्लियर कर चुके हैं कि हम करते क्यों हैं या करने के क्या गुण होने चाहिए बुक कीपिंग को। अब आता है बुक कीपिंग की प्रणालियाँ कौन कौन सी होती हैं। देखो, बुक कीपिंग 4 तरह से की जा सकती है जो कि हर व्यापारी अपने व्यापार में किसी को भी अपना सकता है, लेकिन कौन सी ज़्यादा ज़रूरी है वो भी हम आपको बताएंगे। फिर भी हम आपको स्टार्ट करते हैं। देखो, रोकड़ लेखा प्रणाली। रोकड़ लेखा प्रणाली फर्स्ट है। रोकड़ लेखा प्रणाली कहते किसे हैं? देखो, कैश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। ओके, आइए देखो, पुस्तपालन की इस प्रणाली के अंतर्गत केवल पुस्तपालन की इस प्रणाली के अंतर्गत केवल नगद लेन देन का ही लेखा किया जाता है। उधार लेन देनों का लेखा केवल उसी समय होता है जबकि उनका रोकड़ में भुगतान हो जाता है। आप इस लाइन से क्या समझते हो बेटा? अगर रोकड़ लेखा प्रणाली हम करते हैं तो हम सिर्फ वही चीज़ उस पुस्तक में लिखेंगे जिनका हमारे पास पेमेंट पूरी तरह से हो चुका है। अगर आप कोई भी चीज़ किसी भी ग्राहक को उधार देते हो तो आप उसका लेखा नहीं कर सकते जब तक कि उसका पेमेंट हमारे हाथ में ना आ जाए। ठीक है, जैसे कि आप समझ सकते हो, इसमें एक उदाहरण दे रखा है, जैसे डॉक्टर, वकील, विद्यालय, चिकित्सालय, पुस्तकालय, धर्मशाला, अनाथालय आदि। इन प्रणाली में रोकड़ पुस्तक का उपयोग होता है। ठीक है, क्योंकि ये कभी कभी ऐसा होता है डॉक्टर से भी हमें उधार लेना पड़ सकता है, तो वो तब तक उस चीज़ को नोट नहीं कर सकता जब तक वो आप उसका पेमेंट नहीं देते। स्कूल, कॉलेज, ये सभी चीज़ें हमारी ऐसी ही होते हैं। ठीक है बेटा, आते हैं इकरा लेखा प्रणाली। आखिर इकरा लेखा प्रणाली क्या होती है? देखो, सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। इस प्रणाली को बही खाते की अपूर्ण प्रणाली भी कहते हैं। इसमें कुछ लेन देनों का लेखा केवल एक ही स्थान पर किया जाता है तथा कुछ का दोनों स्थान पर, अतः हिसाब की पुस्तकें अपूर्ण रहती हैं। आप यह कह सकते हो, जिस प्रणाली में केवल एक व्यक्ति के पास ही उसकी जानकारी हो, सिर्फ ग्राहक को हम उसकी जानकारी ना देकर सिर्फ व्यापारी उसकी जानकारी रखता है, उसे इकरा लेखा प्रणाली कहते हैं। जिसकी जानकारी एक व्यक्ति के पास पूरी होती है और दूसरे के पास अधूरी होती है या नहीं भी होती। ठीक है बेटा, अब आता है थर्ड पॉइंट, दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। दोहरा लेखा प्रणाली हिसाब किताब रखने की वह प्रणाली है जिसके प्रत्येक सौदों के दोनों पक्षों का लेखा किया जाता है। यह प्रणाली व्यापारिक व्यवहारों को लिखने की सर्वोत्तम एवं वैज्ञानिक प्रणाली है। यह डबल एंट्री सिस्टम से आप ये समझ सकते हो, जैसे कि हम जब कोई प्रोडक्ट सेल्स करते हैं, कहीं से भी आप खरीद के लाएंगे, बाय करेंगे, तो वहाँ से जो आपको बिल मिलेगा वो बिल की जानकारी सामने वाले व्यापारी के कंप्यूटर में भी चढ़ जाती है और हमें उसका बिल भी मिल जाता है। तो दोनों जानकारी दोनों व्यक्तियों के पास हो जाती है। इससे व्यापारी को भी संतुष्टि है और ग्राहक को भी, क्योंकि अगर कोई प्रोडक्ट में कमी निकल जाती है खरीदने के बाद भी तो वो व्यक्ति हमें अपना बिल दिखा के उस प्रोडक्ट को 1% वापस भी कर सकता है और हमें करने में आसानी होगी, क्योंकि हमें पता होगा ये वस्तु हमारे यहाँ से खरीदी गई है। ठीक है, और ज़्यादातर व्यापारी इसी का यूज़ करते हैं, ये सबसे बेस्ट मानी जाती है। ठीक है, अब आता है भारतीय बहीखाता प्रणाली अथवा महाजनी बहीखाता प्रणाली, इंडियन सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। ठीक है बेटा, आते हैं, इसे समझते हैं। एक मिनट, देखो, यह प्रणाली भी दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित है।
पुष्पालन की यह पद्धति सबसे अधिक प्रचलित एवं पूर्णतः भारतीय प्रणाली है। इस प्रणाली में भारतीय भाषाओं हिंदी, मुड़िया, गुजराती, बंगाली इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। भारतीय बहीखाता प्रणाली दोहरा लेखा प्रणाली का ही एक रूप है, या ये कह सकते हैं दोहरा लेखा प्रणाली ही भारतीय प्रणाली होती है, लेकिन इसमें सिर्फ भाषाओं का उपयोग बदल दिया जाता है। जैसे कि अगर हम कहीं कोई भी व्यापारी या कोई भी मतलब बिजनेसमैन अपने बिल को इंग्लिश में बनाता है, तो उसी काम को अगर हमारे इंडिया में किया जाए तो उसे हम हिंदी में बना सकते हैं। मुड़िया भाषा होती है, गुजराती या बंगाली इत्यादि, मतलब कि जो हमारे भारत में जितनी भाषाएं प्रचलित हैं हम उनके अकॉर्डिंग अपने बिल को बना सकते हैं। सेम जानकारी दोनों व्यक्ति के पास उसमें भी दी जाएगी। तो बेटा मुझे लगता है यहाँ तक मैं क्लियर कर चुकी, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स कीजिएगा। अब आते हैं पुस्तपालन व लेखाक्रम में प्रयोग की जाने वाली पारिभाषिक शब्द। ठीक है, आते हैं। देखो बेटा, किसी विषय को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि उससे संबंधित शब्दावली को जान लिया जाए। बहीखाते में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण शब्द के अर्थ की जानकारी आवश्यक है। अतः बहीखाते में जिन शब्दों का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है वे इस प्रकार होते हैं। देखो बेटा, अगर हम कोई भी चीज़ करने की सोच रहे हैं तो पहले उसके बारे में हमें जानकारी लेनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो आगे जाके हमें बहुत सी कठिनाइयाँ देखने को मिलेंगी और उस काम से हमारा मन भी हट सकता है। तो अगर किसी काम को आप करने की सोचते हैं तो उसमें पहले मन लगाइए, उसके बाद उसकी जानकारी लीजिए। जैसे कि अब आप पुस्तपालन करने की अगर आपको कोई भी जॉब मिलती है तो आप किस तरीके से करेंगे उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी, बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। देखो जैसे कि व्यापार, आपको ये पता होना चाहिए आखिरकार व्यापार कहते किसको है। व्यापार का जो स्वामी होता है वो कौन होता है। पूंजी कहते किसे है। व्यवहार अथवा लेन देन क्या होता है। ठीक है बेटा, तो आज हम चीज़ों को क्लियर करेंगे। आइए पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, 1 सेकेंड। व्यापार या ट्रेड लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया वैध कार्य व्यापार कहलाता है। हम ये कह सकते हैं दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच के लेन देन को हम व्यापार कहते हैं, जो कि वैध हो, गैर कानूनी तरीके से उसे ना किया जाए। ठीक है, जैसे एक व्यक्ति द्वारा किए गए क्रय विक्रय वैध, बैंक, बीमा कंपनी, यातायात, शिल्पकार की कारीगरी आदि का व्यापार। ठीक है बेटा, ये व्यापार होता है। एक ने बेचा, दूसरे ने खरीदा, ये सब व्यापार में आते हैं। सेकंड पॉइंट है व्यापार का स्वामी। ठीक है, आखिरकार व्यापार का स्वामी कहते किसे हैं। वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो व्यापार प्रारंभ करता है, व्यापार में पूंजी लगाकर उसका संचालन करता है तथा लाभ हानि का अधिकारी भी वही होता है, सभी प्रकार का जोखिम भी वही उठाता है, तो वह व्यापार का स्वामी कहलाता है। और छोटी परिभाषा अगर आप याद करना चाहते हैं तो आप ये भी कह सकते हैं, जो व्यक्ति पूंजी लगाकर व्यापार शुरू करता है उसे व्यापार का स्वामी कहते हैं। ओके, पॉइंट नंबर 3 आता है पूंजी या कैपिटल। व्यापारी जो धन, संपत्ति, माल आदि व्यापार में लाभ कमाने या प्राप्त करने के लिए लगाता है वह पूंजी है कहलाती है। ठीक है बेटा, जैसे राम ने 50,000 नगद और 4,500 का माल लगाकर व्यापार आरंभ किया है। ठीक है बेटा, इसका अर्थ है उसकी पूंजी 54,500 है। ठीक है, पूंजी मतलब जो भी आप व्यापार में लगाते हो पैसा, उसे पूंजी कहते हैं। वो कितना आपने लगाया उस सब को प्लस करके आप जान सकते हैं कि आपकी कितनी पूंजी है। व्यापार अथवा लेन देन पॉइंट नंबर 4 में दो व्यक्तियों, फर्मों तथा संस्थाओं के बीच वस्तुओं व सेवाओं का विनिमय अथवा खरीदना व बेचना या धन का आदान प्रदान ही व्यवहार का लेन देन कहलाता है। लेन देन 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, लेन देन कहते किसे हैं, जब हम एक व्यक्ति किसी को बेचे या दूसरा व्यक्ति उसी वस्तु को खरीदे, वह लेन देन की एक प्रणाली होती है। अब लेन देन किस तरीके से हो सकता है, वह 2 प्रकार से होता है। आइए बताते हैं कि 2 प्रकार से किस तरीके से होता है बेटा। आइए देखिए, सबसे पहला है रोकड़ी व्यवहार और दूसरा है उधारी व्यवहार। ठीक है, कैश और क्रेडिट आते हैं। यदि लेन देन नगद में हो रही है तो ऐसे लेन देन को नगद लेन देन कहा जाता है, या कहते हो आपकी हैंड टू हैंड पेमेंट करके जो वस्तु खरीदी जाए उसे नगद लेन देन कह सकते हैं। उधार व्यवहार क्या होता है, यदि भुगतान वर्तमान में न होकर भविष्य के लिए स्थगित कर दिया जाता है तो ऐसे सौदों को उधार लेन देन कहते हैं। हैंड टू हैंड पेमेंट ना करके जो वस्तु खरीदी जाए, जिसके कुछ आधे पैसे हम जमा कर दें और आधे हम बाद में देने के लिए कहें, उसे उधार पेमेंट या उधार व्यवहार कहा जा सकता है। ठीक है बेटा, अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे, आहरण। आहरण को इंग्लिश में देखो ड्राइंग कहते हैं। अब आहरण होता क्या है,
व्यापार के स्वामी द्वारा अपने निजी प्रयोग के लिए व्यापार से निकाले गए माल अथवा धनराशि को आहरण कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि अपनी ज़रूरत के लिए जब व्यापारी व्यापार से कुछ धन या कुछ पैसे अपने लिए निकालता है तो उसे आहरण कहते हैं। ओके। पॉइंट नंबर 6, ऋणी अथवा देनदार। ठीक है, वह व्यक्ति या संस्था जिसे व्यापारी को धन देना है व्यापार का ऋणी अथवा देनदार कहलाता है। जैसे श्याम ने उधार माल खरीदा तो श्याम व्यापार का देनदार है। अगर कोई व्यक्ति हमसे कोई वस्तु खरीदता है और वो जो हमें पैसे देगा मतलब वो हमारा देनदार बन चुका है, क्योंकि बदले हमने उसे कुछ दिया है तो उसका पेमेंट उसे चुकाना होगा। ओके, उसे ऋणी कहते हैं। पॉइंट नंबर 7, ऋणदाता अथवा लेनदार। वह व्यक्ति अथवा संस्था जिसे दूसरे से धन लेना है ऋणदाता अथवा लेनदार कहलाता है। जैसे मोहन ने सोहन को 2500 रुपये का माल बेचा है तो इसमें मोहन लेनदार है। जो व्यक्ति देता है वह देनदार, जो व्यक्ति लेता है वह लेनदार। ठीक है बेटा। पॉइंट नंबर 8, क्रय कैसे परचेस किसे कहते हैं। व्यापार में जो माल लाभ कमाने के उद्देश्य से खरीदा जाता है उसे क्रय कहते हैं। ओके। यदि माल नगद रुपया देकर खरीदा गया तो उसे नगद क्रय तथा उधार देकर खरीदा गया हो तो उसे उधार क्रय कहते हैं। यही कह सकते हो खरीदना क्रय है। और अब आता है बेचना, सेल्स, विक्रय। एक व्यापारी द्वारा लाभ कमाने के उद्देश्य से जो माल बेचा जाता है उसे विक्रय कहते हैं। जब माल बेचने के बदले नगद रुपया प्राप्त होता है उसे नगद विक्रय कहते हैं। और माल बेचने के बाद हमें टोटल पेमेंट नहीं मिलता उसे उधार विक्रय कहते हैं। उधार माल बेचना भी कहा जा सकता है। ठीक है बेटा। पॉइंट नंबर 10 में आता है क्रय वापसी। ठीक है, परचेस रिटर्न्स। यदि क्रय किए गए माल में से कुछ माल विक्रेता को वापस कर दिया जाता है तो इस प्रकार के वापस किए गए माल को क्रय वापसी कहते हैं। जैसे कि हमने 3 प्रोडक्ट किसी व्यक्ति को बेचे, 2 उसने अपने पास रखे, एक में उसे कोई चीज़ अच्छी नहीं आई तो उसे वापस कर रहा है तो उसे क्रय वापसी कहते हैं। ठीक है। विक्रय वापसी क्या होता है, सेल्स रिटर्न्स। यदि बेचे गए माल में से कुछ माल क्रेता के द्वारा विक्रेता को वापस कर दिया जाए तो उसे बेचे गए माल को हम विक्रय वापसी कहते हैं। कि बेचा गया माल वापस आ जाना। सॉरी बेटा, क्रय वापसी उसे कहते हैं जैसे कि हमने किसी से माल खरीदा और वो प्रोडक्ट हमारे व्यापार में नहीं सेल्स किया गया तो उससे हमने उसी व्यापारी को वापस कर दिया तो उसे हम क्रय वापसी कहते हैं। जो हमने खरीदा था, और विक्रय वापसी कहते हैं जो हमने बेचा था ग्राहक द्वारा वो वापस आ जाए। ओके। पॉइंट नंबर 12, खाता या अकाउंट। खाता किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, वस्तु तथा आय व्यय से संबंधित सभी लेन देन संक्षिप्त विवरण होता है। खाते 3 प्रकार के होते हैं। खाता कहते किसे हैं, खाता एक, आप ये कह सकते हो कि खाता एक जानकारी होती है किसी व्यक्ति के व्यापार की जिससे हम उसकी आर्थिक स्थिति का पता लगा सकते हैं। ओके। अब खाते जो होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के। आप देख सकते हैं व्यक्तिगत खाते, वास्तविक खाते और नाम मात्र के खाते। ठीक है, इनके बारे में अगले चैप्टर में आपको समझाया जाएगा कि इनको कहते क्या हैं ये। अभी सिर्फ आप नाम देखेंगे। अब आता है माल, इंग्लिश में गुड्स बोलते हैं। वे सभी वस्तुएं माल कहलाते हैं जिनके द्वारा एक व्यापारी व्यापार करता है। इसके अलावा वस्तुएं भी माल कहलाते हैं जो लाभ पर बेचने के लिए खरीदी जाती हैं, जिन्हें बेचने के हाल में परिवर्तित करके बेचा जा सकता है। और जैसे चीनी मिल के लिए गन्ना। ओके। जो भी वस्तु आप अपने व्यापार में सेल्स करते हो उसे माल कहते हैं। सिंपल सी बात है। पॉइंट नंबर 14, लेखा या प्रविष्टि एंट्री। ठीक है बेटा। किसी व्यवहार के हिसाब की पुस्तक में नियमबद्ध ढंग से लिखने का लेखा या लेखा प्रविष्टि कहते हैं। देखो, हम ये भी कह सकते हैं कि जिस नोटबुक में आप डेट के हिसाब से अपने व्यापार के लेन देन को नोट करते हैं उसे लेखा प्रविष्टि कहते हैं। अब आता है पॉइंट नंबर 15, कमीशन अथवा वर्तन। व्यापारी अपने माल की बिक्री को बढ़ाने के लिए भिन्न भिन्न स्थानों पर अपने एजेंटों को नियुक्त करता है। इन एजेंट को इनकी सेवाओं के प्रतिकूल के रूप में जो राशि दी जाती है उसे कमीशन अथवा वर्तन कहते हैं। आप ये भी कह सकते हो कर्मचारियों द्वारा प्रचार करने के बाद जिस भी व्यक्ति ने ज़्यादा लोगों तक बात पहुंचाई और जो उसके द्वारा कस्टमर ज़्यादा आ रहे हैं तो उसी के हिसाब से हम उसको पेमेंट देंगे। और किसी व्यक्ति ने अगर वो कोशिश तो की लेकिन अगर वो हमारे पास कस्टमर नहीं ला पाया तो हम उसके हिसाब से उसको सैलरी देंगे। भले उसने मेहनत की है लेकिन बेटा मेहनत उसकी फल हमारे लिए तो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं लेकर आई, तो इसलिए सभी व्यक्तियों को अलग अलग उस चीज़ का हम वेतन देते हैं, मुनाफा देते हैं। अब आता है 16, अशुद्ध ऋण या डूबत ऋण।
इसमें मैं बिना पढ़े भी आपको ये बता सकती हूँ। इसमें ऐसा होता है बेटा, जैसे कि आपने किसी को माल बेचा और उस माल वो व्यक्ति मर जाए तो उसका पेमेंट आपको वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब आप ये मानते हो कि वो मर गया तो पैसे भी ख़त्म, तो उसे डूबत ऋण कहते हैं, जिसके आने की कोई गारंटी हमारे पास नहीं होती। ठीक है। अब आता है संपत्ति। वे सभी वस्तुएं जो व्यापार को चलाने में सहायक होती है संपत्ति कहलाती हैं। मतलब जिनके द्वारा आप व्यापार करते हो वो आपकी संपत्ति होती है, जैसे कि फर्नीचर, भूमि, भवन, मशीन आदि। ओके। अब आता है दायित्व या लाइबिलिटीज़। किसी व्यापारी द्वारा जो धन दूसरे व्यक्तियों, व्यापारियों, व्यक्तियों तथा संस्थाओं को देना होता है वह उसकी देनदारियों या दायित्व कहलाते हैं, जैसे बैंक ऋण, देय विपत्र, ऋणदाता। मतलब कि जब व्यापारी अपना व्यापार शुरू करता है तो शुरू करने के बाद जो भी उसे टैक्स भरने होते हैं वो सभी उसके दायित्व होते हैं। लोगों से काम कराने के बाद जो उसको वेतन देना होता है वो भी हमारे व्यापारी का दायित्व है, उसे वो पूरा करना होता है। ठीक है। अब आता है स्कंद अथवा रहत्या, जिसे हम स्टॉक भी बोलते हैं। व्यापारी के पास जो माल वर्ष के अंत में बिकने से बच जाता है वह स्कंद या रहत्या कहलाता है। इसे अंतिम रहत्या भी कहते हैं तथा यही बचा हुआ माल अगले वर्ष के प्रारंभ में प्रारंभिक रहत्या कहलाता है। जब हम कोई भी व्यापार शुरू करते हैं तो व्यापार के साल के लास्ट पे जो भी हमारे पास माल बचता है उसे हम अंतिम रहत्या कहते हैं। जैसे कि किसी भी प्रोडक्ट के 3 से 4 पीस हमारे पास बचे, तो जब हमारा नया साल चलेगा तो पहले हम उन्हीं वस्तुओं को सेल्स करेंगे, उसे कहेंगे हम, जैसे कि अंतिम रहत्या तो बचे हुए माल को कहेंगे, और जब उसी को आप बेचोगे तो उसे प्रारंभिक रहत्या कहेंगे कि बचा हुआ माल अब हमने प्रारंभ कर दिया है। ठीक है बेटा। अब आता है लास्ट है शायद ये, पॉइंट नंबर 20 है, ऋणी तथा धनी अथवा नाम व जमा डेबिट। ठीक है। हिंदी डेबिट को हिंदी में ऋणी तथा क्रेडिट को हिंदी में धनी कहते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली में प्रत्येक लेन देन के 2 रूपों में लिखा या पक्षों में लिखा जाता है, जैसे डेबिट या क्रेडिट कहते हैं। डेबिट का मतलब ऋणी और क्रेडिट का मतलब धनी होता है। ठीक है। इसके 2 पक्ष कैसे होते हैं, देखो, डेबिट या क्रेडिट खाते का बायां भाग डेबिट तथा दाहिना भाग क्रेडिट कहलाता है। अब आता है छूट या कटौती किसे कहते हैं। ठीक है बेटा। वैसे अब इस चैप्टर को हम लास्ट करने वाले हैं, देख सकते हैं आप, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं। तो अब ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं बचा, इसलिए पूरा वीडियो आप देखिए। छूट या कटौती किसे कहते हैं, हम इसे बट्टा भी कह सकते हैं, और वैसे इंग्लिश में इसे डिस्काउंट कहा जाता है। इस बात को बेटा आप ऐसे समझ सकते हो, जब व्यापारी अपने माल को बेचने के लिए ग्राहकों को कुछ % की जो छूट देता है उसे हम डिस्काउंट बोलते हैं, या फिर हिंदी में उसे छूट या कटौती भी कह सकते हैं, जिससे कि उसके पास कस्टमर ज़्यादा आए, इसलिए वह इस काम को करता है। ये जो छूट होती है ये भी हमारी 3 प्रकार की हो सकती है। अब 3 प्रकार कैसे, देखो, सबसे पहली छूट होती है व्यापारिक छूट। जैसे मैंने भी आपको बताया, कोई व्यापारी माल बेचता है और वो फिर उस पर कुछ % की छूट दे। जैसे किसी व्यापारी के व्यापार में कोई ग्राहक आया और उसने 10 से 12 हज़ार का सामान एक साथ खरीदा है, तो व्यापारी उसे कुछ % की छूट दे सकता है। जैसे 12 हज़ार का अगर उसका बिल है तो वो उससे कुछ % की छूट देता है। जैसे उसने 10 से 15% अगर उसको डिस्काउंट दिया तो 12 हज़ार का बिल उसे 11 हज़ार कुछ में ही पेमेंट उसको देनी होगी, इसलिए उसे छूट मिल जाती है। ठीक है। अब आता है नगद छूट। अब जैसे बेटा, अब ऊपर ऐसा हो सकता है व्यापारिक छूट में वो पूरा पेमेंट एक साथ ना भी करे तो भी आप व्यापारिक छूट दे सकते हो, लेकिन नगद छूट ऐसी होती है जैसे 12 हज़ार के 12 हज़ार जब कोई व्यक्ति हमें तुरंत पे करता है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, उसे 11 हज़ार ले सकते हैं कि आप तुरंत दे रहे हो तो 1000 रुपये की छूट आप उसे दे सकते हो। उसे कहेंगे हम कैश डिस्काउंट या नगद छूट, क्योंकि वह उसे तुरंत जमा कर रहा है। अब आता है विशेष छूट। विशेष छूट कब दी जाती है, कुछ व्यापारी अपने ग्राहक को विशेष छूट प्रदान करते हैं, जैसे कि कोई स्पेशल, अगर उनका ग्राहक है, कोई ज़्यादा पुराना ग्राहक है तो उसको कोई भी चीज़ वह अच्छे दामों में ही दे देते हैं और ज़्यादा उससे मोल भाव करने की ज़रूरत नहीं समझते। जबकि कोई नया ग्राहक आता है तो उसको इतनी छूट नहीं दी जा सकती, क्योंकि हम उसके बारे में नहीं जानते, और जिस व्यक्ति को हम अच्छे से जानते हैं हम उसको छूट भी देंगे और उसका व्यवहार भी हमें पता होगा कि वो पैसे अभी देगा या कब तक वो वापस कर सकता है। ठीक है बेटा। स्पेशल डिस्काउंट मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब आता है व्यापारिक छूट तथा नगद छूट में अंतर क्या होता है, मैं आपको इसे और क्लियर कर देती हूँ। देखिए, छूट देने की दशा, पहली बात तो दोनों ही छूट कब कैसे दी जाती हैं, आप इसको आधार इनका होता क्या है आप जान सकते हैं। देखो, व्यापारी द्वारा यह छूट उस दशा में दी जाती है जब ग्राहक एक निश्चित मात्रा या मूल्य से अधिक माल का क्रय करता है। मतलब कि ऐसा हो सकता है, अगर हमारे उसमें
बिजनेस में एक साथ 20,000 का माल कोई खरीदता है तो उस कंडीशन में हम उसको छूट दे सकते हैं। 1,000-2,000 के सामान में हम ये छूट नहीं देंगे, या 400-500 में हम नहीं देते। जबकि नगद छूट, यह छूट व्यापारी उस दशा में अपने ग्राहक को देता है जब वह निश्चित तिथि से पूर्व ही क्रय मूल्य का भुगतान कर सके, या इसमें 2 दिन का, जैसे किसी ने माल तो खरीद लिया, अब वो 2 दिन का टाइम मांग रहा है कि आप माल रखो, मैं 2 दिन बाद पैसे लेके आऊँगा और दे दूँगा। अब वो जबकि अगले ही दिन पैसे लेके आ गया तो आप उसको छूट देने में खुशी भी होगी और आप ऐसी कंडीशन में नगद छूट देते हो। अब आता है पॉइंट नंबर 2, छूट देने का उद्देश्य आखिरकार होता क्या है? व्यापारी छूट देते क्यों है? व्यापारी छूट देने का उद्देश्य बिक्री में वृद्धि करना होता है, मतलब कि लोगों को अपने पास आकर्षित करना या अपने व्यापार को बढ़ाना भी होता है। ठीक है बेटा। अब नगद छूट देने का उद्देश्य ग्राहक को शीघ्र भुगतान करने के लिए प्रेरित करना होता है, कि अगर किसी के पास किसी का बिल 12,000 का और वो बेचारा 10,000 लेके खड़ा है तो वो उसे 10,000 में ही ये हो जाए कि हाँ मैंने पूरा पेमेंट कर दिया, उसके मन की शांति भी हो जाती है और हमें भी प्रॉफिट हो जाता है, हमारे पैसे एक साथ वापस आ जाते हैं। छूट देने का समय क्या होता है? व्यापारिक माल क्रय करते समय छूट दी जाती है। ठीक है, इनका दोनों का समय कैसे निश्चित किया गया? जब हम माल खरीदते हैं तो तब व्यापारिक छूट दी जाएगी। नगद छूट भुगतान प्राप्त करते समय दी जाती है, मतलब जब आप पेमेंट करेंगे तब वह दी जाएगी। गणना की विधि क्या होती है? व्यापारिक छूट की गणना वस्तुओं की सूची मूल्य पर की जाती है, मतलब कितने कितने का कौन सा इन्होंने सामान खरीदा है उसके हिसाब से हम उसे छूट दे सकते हैं। जबकि नगद छूट गणना भुगतान की जाने वाली रकम पर की जाती है, मतलब कितने का बिल बना आप उसके हिसाब से उस छूट को देते हैं। अब आता है लेखा। इस छूट का लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता क्योंकि बीजक में इसकी कटौती काट ली जाती है। आप जो व्यापारिक छूट देते हैं उसका लेखा आप अपने पुस्तक में नहीं करेंगे, आप बस वही लिखेंगे कि आपका इतना माल सेल्स हो चुका है। जबकि नगद छूट का लेखा पुस्तकों में किया जाता है, क्योंकि अगर कोई भी सामान 12,000 का था और उसे आपने 10 में बेचा है तो उसको आपको लिखना होगा। ठीक है बेटा। अब आता है दोनों छूटें साथ साथ कैसे? देखो, व्यापारिक छूट के साथ ग्राहक को नगद छूट को मिलना आवश्यक नहीं है। देखो, व्यापारिक छूट के साथ ग्राहक को नगद छूट दी जाए ये ज़रूरी नहीं होता, जबकि नगद छूट के साथ व्यापारिक छूट भी दी जा सकती है। आप दोनों दे सकते हैं, नगद कंडीशन में, व्यापारिक कंडीशन में, दोनों दी जाए ये ज़रूरी नहीं होता। आज की वीडियो हम यहीं क्लोज करेंगे बेटा, क्योंकि अभी हमारा चैप्टर फाइनल हो चुका है। अब मुझे इसके आपके कराने क्वेश्चन आंसर। मैं बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर नहीं कराऊंगी, क्योंकि अगर हम ऐसा क्वेश्चन आंसर लगाएंगे तो आपका बहुत टाइम लगेगा, जबकि 3-4 वीडियो लॉन्ग हो चुकी है। मैं और लॉन्ग वीडियो नहीं करना चाहती। आपके लिए हम एक वीडियो और लेकर आएंगे, 10 से 5 मिनट की वह वीडियो होगी, जिसमें क्वेश्चन आंसर हम अपने तरीके से आपको आंसर उसमें देंगे। ठीक है, आप उन्हें याद कीजिएगा। देखिए, ये जो हमारे क्वेश्चन आंसर हैं आप इनके बहु विकल्प खुद से याद कीजिए, हाँ या नहीं जो दे रखे हैं वो सभी आप इन्हें खुद से याद करेंगे। अब आते हैं, देखो, अति लघु क्वेश्चन। अति लघु क्वेश्चन के आंसर साथ में दिए गए हैं, आपको याद करने हैं। बाकी जो क्वेश्चन इसमें ज़रूरी बनने वाले हैं उनको मैं अपनी राइटिंग में आपको देने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो को हम जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, लोगों तक शेयर कीजिएगा, जिस भी बच्चे को इस वीडियो की ज़रूरत है उस तक आपको इसे पहुंचाने का काम करना है। आपको भी बेटा सामने वाले से एक तरह से वो दुआ मिलेगी। और क्या होता है, जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो ऊपर वाला हमारी खुद मदद करता है। आप अच्छे से पढ़िए, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत से बच्चे बेचारे ऐसे जिनकी इतनी भी मम्मी पापा इतना नहीं कमाते कि वो बुक्स भी खरीद सकें, इसलिए इस चैनल को प्लीज़ उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए जिनकी मैं मदद करना चाहती हूँ बेटा, प्लीज़। बाकी हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी, आप प्रॉब्लम अपनी बताइए, मैं उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगी। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो चुका है क्योंकि इसमें मैंने थोड़ी बातें कर ली। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूँगी। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।